क्या है इस पार्टी का आजादी के बाद का इतिहास, जो देश में 5 दशक से ज्यादा राज करने वाली इस पार्टी के अस्तित्व पर आज प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कैसे देश को आजाद करवाने वाली ये पार्टी परिवारवाद की भेंट चढ़ गई? क्या है नेहरू, कामराज और इंदिरा युग के पीछे की कहानी? क्यों इंदिरा गांधी ने एक वक्त अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली थी और क्या कारण है एक वक्त देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही इस पार्टी को आज अपना विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के देश की आजादी के बाद के रोमांचक सफर के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखो, 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर 1951-52 में हुए फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उसकी पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करती थी। ऐसे में इन जनरल इलेक्शन में पहली बार आजाद भारत की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रही थी। साथ ही ये चुनाव एक प्योरली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पहला ही इलेक्शन था। लेकिन इस इलेक्शन में खड़ी होने वाली वो अकेली पार्टी नहीं थी, बल्कि उस समय भी कुल 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनमें 14 नेशनल पार्टीज भी थी जो इस चुनाव में शिरकत करने वाली थी। फिर भी जब इस चुनाव का रिजल्ट आया तो रिजल्ट जैसा लोगों ने सोचा था ठीक वैसा ही निकला, क्योंकि कांग्रेस ने इस चुनाव में 45% वोट्स और 489 सीट्स में से 364 सीट्स अपने नाम किए थे। यही नहीं, इसी दौरान हुए स्टेट इलेक्शन में भी भारत के हर राज्य में कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बनाई और यहीं से कांग्रेस के राजनीतिक सफर की असली शुरुआत हुई। जब पहले इलेक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे तब कांग्रेस की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में थी। जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यही नहीं, 1951 से लेकर 1964 यानी नेहरू के आकस्मिक निधन तक देश में कांग्रेस की ही लहर थी। देश में नेहरू की ऐसी फैन फॉलोइंग थी कि देश में नेशनल इलेक्शन हो या राज्यों के स्टेट इलेक्शन, सभी में अपनी तमाम प्रतिद्वंदी पार्टीज के अगेंस्ट कांग्रेस अकेली ही बाजी मारती दिखाई देती थी। इसलिए कांग्रेस के इस युग को लोग नेहरू युग भी कहते हैं। लेकिन इसी बीच 1962 में चाइना के हाथों हार के बाद अचानक कांग्रेस और नेहरू की पॉपुलैरिटी में एक गिरावट दर्ज की गई और इसे भांपते हुए 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कामराज के पोटेंशियल पर भरोसा करते हुए कांग्रेस की प्रेसिडेंशियलशिप उन्हें सौंप दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इस घड़ी में एक वही है जो कांग्रेस को संभाल सकते हैं। उसी समय कामराज ने कांग्रेस को संभालने के लिए कामराज प्लान प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के 6 चीफ मिनिस्टर और 6 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को अपने पदों से रिजाइन देकर पार्टी वर्क पर ध्यान देना चाहिए। उनका मत था कि ऐसा करने से जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी का काम करवाने के लिए बकायदा प्लान दिया गया। नहीं तो आजकल तो कुछ पार्टीज में जब जैसा मन हुआ किसी को भी उठाकर कहीं भी बैठा देते हैं। खैर छोड़ो, वापस कांग्रेस पर आते हैं। लेकिन इसी बीच 1964 में जवाहरलाल नेहरू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और इस घटना के साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी बिखराव होने लगा। इसके चलते उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स हावी होती साफ देखी जा सकती थी, जहां सत्ता के खेल सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं थे बल्कि कांग्रेस के भीतर भी चल रहे थे। नेहरू जी की मौत के बाद अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अब भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और इसके अलावा कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी खींचतान चल रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 2 दावेदारों के नाम सामने आए। एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि इन सब के बीच जब तक प्रधानमंत्री का नाम नहीं फाइनल हो जाता तब तक के लिए गुलजारी लाल नंदा को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन इसी बीच के कामराज ने अपना राजनीतिक गणित लगाया और मोरारजी देसाई जैसे वेल कनेक्टेड और सीनियर लीडर की जगह लाल बहादुर शास्त्री जैसे सरल नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्थापित कर दिया। ऐसे में शास्त्री के रूप में देश को नया प्रधानमंत्री तो मिला ही, लेकिन कांग्रेस के भीतर के कामराज भी किंग मेकर बनकर उभरे। इसलिए कांग्रेस के इस युग को कुछ लोग कामराज युग भी कहते हैं। पर जो भी हो, थोड़ी देर के लिए कामराज के इस फैसले से पटरी से उतरती कांग्रेस वापस पटरी पर आ चुकी थी। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान को शिकस्त देने और जय जवान जय किसान के अपने नारे से मशहूर शास्त्री अब भारतीयों के दिल में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगे थे। लोग उनमें एक सिंपल, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग प्रधानमंत्री देख रहे थे। लेकिन इसी बीच जनवरी 1966 में ताशकंद में संदिग्ध हालत में शास्त्री जी का निधन हो गया, जिससे भारत और कांग्रेस दोनों ही एक तरफ से फिर वहीं पहुंच गए थे जहां वो 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद थे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस का यह युग के
कामराज का युग था। इसलिए ऐसे में कामराज ने फिर अपना जोहर दिखाते हुए मोरारजी देसाई की जगह इस बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इस बार फिर से ऐसा करना कामराज के लिए भी सही साबित नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वजह से कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने खुद को निगलेक्ट किए जाने की वजह से कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपनी अलग पार्टीज बना ली। देखो, कांग्रेस से अलग होकर पार्टीज तो बहुत बनी, लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल और बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस मुख्य थी। कांग्रेस से अलग होकर एक कद्दावर चेहरे और कांग्रेस के ही टूटने से बनी इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ही इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर को भी बदल कर रख दिया। जो कांग्रेस अब तक इंडिया में एक तरह से वन पार्टी सिस्टम चला रही थी, अब उसके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स खड़े होने लगे थे, जो खास तौर पर स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बनकर उभरे थे। ऐसे में कांग्रेस में लगातार होते इन बदलावों और देश के बदलते राजनीतिक माहौल में कांग्रेस को जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, और इस जरूरत को पूरा किया इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर, जिसके नाम से बीजेपी वाले आज भी रोते हैं, यानी इंदिरा गांधी ने। लेकिन जिन हालत में इंदिरा गांधी की ताजपोशी हुई थी, उस कारण कांग्रेस के लिए एकजुट रहना बेहद मुश्किल था, क्योंककि कांग्रेस की इस नई लीडरशिप के लिए कांग्रेस के ही नेता तैयार नहीं थे और न ही उस समय तक जमीन पर इंदिरा जी की वैसी पॉपुलैरिटी थी। यही कारण था कि 1967 में हुए जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद भी उसका प्रदर्शन उसकी अब तक की इमेज से बिल्कुल उलट था। ऐसे में अपनी पॉपुलैरिटी को स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर एक लेफ्ट ग्रुप की संरचना की और इसके साथ ही अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के मशवरे से अलग उन्होंने अपने फैसले लेना शुरू कर दिया। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए पार्टी की पसंद रहे नीलम संजीव रेड्डी की जगह इंदिरा ने वी गिरी का नाम प्रस्तावित किया। वही कांग्रेस पार्टी मेंबर्स की सलाह के विरुद्ध जाकर बैंक नेशनलाइजेशन के फैसले को हरी झंडी दे दी। इसी के चलते उस समय के कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा ने 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। लेकिन इंदिरा जी कहां हार मानती। पार्टी से बाहर होने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही अपना एक नया मोर्चा खोल दिया, जिसे नाम दिया कांग्रेस आर। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा, जिसके बड़े नेता थे कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा और एस के पाटिल। अब देखो, पार्टी के इस तरह दो गुट में बंट जाने से इलेक्शन कमीशन ने दोनों दलों को अलग अलग मान्यता दे दी। जहां एक तरफ ओल्ड कांग्रेस को पार्टी का असली चुनाव चिन्ह यानी एक हल खींचता हुआ दो बेलों का जोड़ा ही चुनाव चिन्ह के रूप में बना रहने दिया, और वहीं दूसरी ओर इंदिरा की कांग्रेस को एक गाय और उसका बछड़ा इलेक्शन सिंबल के तौर पर मिला। फिर भी इन धुरंधर लीडर्स के बीच इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 705 में से 446 मेंबर्स इंदिरा के साथ हो लिए। वहीं जो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी, उसको केवल 65 मेंबर्स का ही समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसे में लोगों को यह विश्वास हो गया कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की असली उत्तराधिकारी है और उन्हीं की पार्टी असली कांग्रेस है। इसी बीच इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे प्रोग्रेसिव फैसलों की वजह से जनता में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ी और 1971 में हुए मिड टर्म इलेक्शन में इंदिरा ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। पर इस कहानी में 12 जून 1975 को एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद इंदिरा गांधी को भी नहीं थी। जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया, जिससे कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों ही जगह इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की मांग उठाई जाने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने मांग दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। साथ ही इस मामले को लेकर अपना विरोध बढ़ता देख इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद फैसला ले लिया, वो फैसला जिसके नाम से बीजेपी आज भी लोगों को डराती है, यानी इमरजेंसी। हुआ यह कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के अंतर्गत 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और लगभग 21 महीने चली इस नेशनल इमरजेंसी में सभी विरोधी पार्टी के लीडर्स को बिना कोई कारण जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, उस समय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने तो इंडियन मास के लीगल डेमोक्रेटिक राइट्स तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। लेकिन 23 मार्च 1977 को जब यह इमरजेंसी ऑफिशियली खत्म हुई और प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, तो अब लोकसभा के फ्रेश इलेक्शन होना लाजमी था, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से लोकसभा का कार्यकाल ऑलरेडी 2 साल एक्सटेंड हो चुका था। ऐसे में मार्च 1977 में ही इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाए गए, जिसमें जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुए एंटी इंदिरा अपोजिशन पार्टी ने जीत हासिल की। यही नहीं, इंदिरा गांधी अपनी लोकसभा सीट तक बचा पाने में नाकामयाब रही। उस समय ऐसा माना जाने लगा था कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस का अंत है। लेकिन इसी बीच जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर कांग्रेस से ही अलग हो गई और उन्होंने एक नई अपोजिशन पार्टी बनाई, जिसका नाम कांग्रेस आई रखा गया। इस नाम में आई इंदिरा को सिग्निफाई करता था, जो 1996 तक कांग्रेस पार्टी के नाम के साथ जुड़ा रहा। कांग्रेस के इस नए मेकओवर ने मानो उसमें नई जान फूंक दी, क्योंकि जनता गवर्नमेंट की सरकार गिर जाने से 1980 में किए गए जनरल इलेक्शन में
इंदिरा गांधी की इस कांग्रेस आई ने वापस एक बार बड़ी जीत अपने नाम की और इसी के साथ ही इंदिरा फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठी। इसके बाद 1984 के जनरल इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन ने यह डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा की कांग्रेस आई ही असली कांग्रेस मानी जाएगी। लेकिन इसी साल इंदिरा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अनाथ हो चुकी कांग्रेस और प्रधानमंत्री की कुर्सी को एक बार फिर नेतृत्व की जरूरत थी, जिसे पूरा किया इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने। लेकिन इन दोनों गद्दियों को यंग और अनुभवहीन राजीव गांधी को सौंपने के साथ ही कांग्रेस के भविष्य को लेकर यह बात भी स्पष्ट हो गई कि अब यह वो कांग्रेस नहीं है जो 1885 में बनी थी, बल्कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद यानी वंशवाद का ही बोलबाला रहेगा। लेकिन उम्मीद के विपरीत इंदिरा की हत्या से स्तब्ध पूरे देश ने कांग्रेस और उसके नए उत्तराधिकारी को अपने सर माथे पर बैठाया और दिल खोल कर प्यार दिया। यहां से ऐसा लगा कि अब कांग्रेस का यह वर्चस्व ऐसे ही कायम रहेगा, लेकिन लगभग यहीं से कांग्रेस की राह कठिन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मिड 1980s आते आते भारत की राजनीति परिपक्व हो चुकी थी। इसका कारण था कि कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी बहुत सी पार्टियां मजबूत हो चुकी थी। यही नहीं, इमरजेंसी, जेपी आंदोलन और जनता गवर्नमेंट के फलस्वरूप बहुत सी नई पार्टी भी अब दिन ब दिन जन्म लेने लगी थी। ऐसे में नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट इलेक्शन, कांग्रेस को हर जगह तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा था। इन सब में भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था जनता दल, जो जनता पार्टी, लोक दल, जन मोर्चा और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलकर बना था। देखो, ये सारे दल नेशनल लेवल पर अकेले तो कांग्रेस को सीधी टक्कर देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से गठजोड़ करके इन्होंने कई बार कांग्रेस का तख्ता पलट किया, जिसके चलते लेट 1989 से 1999 तक भारत में कई प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने कई पुराने प्रतिद्वंद भी देखे। साथ ही इसी बीच कांग्रेस का भविष्य समझे जाने वाले राजीव गांधी की 1992 में हत्या कर दी गई। ऐसे में कांग्रेस की बागडोर भी कई हाथों में गई, जिससे कांग्रेस के गिरते वर्चस्व को साफ देखा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस में उठापटक का फेस खत्म होता तब तक भारत की नई सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का उदय हो चुका था, जो अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में इन सब छोटे छोटे दलों का नेतृत्व करने की क्षमता रखती थी। और वहीं दूसरी ओर 1996 में कांग्रेस आई ने भी अपने इंदिरा गांधी के समय जुड़े इस आई को अपने नाम से अलग कर दिया और फिर से केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाने लगी। ऐसे में इस नई कांग्रेस ने भी अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और बदलते हालातों से समझौता करते हुए गठजोड़ की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। इसके बाद मिड 1990 से ही देश के राजनीतिक मंच पर कांग्रेस का वर्चस्व गिरने लगा था, क्योंकि उनके पास एक सक्षम नेतृत्व की कमी थी और उनकी सरकारों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। और उस समय देश की परिपक्व होती राजनीति में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश पाने में स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच जब 1998 में राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को उनके विदेशी बैकग्राउंड और राजनीतिक समझ न होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो इस पार्टी के परिवारवाद पर मोहर लग गई। और तब से लगभग 25 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की डोर मुख्यतः सोनिया गांधी के ही हाथों में रही और आज भी पर्दे के पीछे से उनका परिवार ही पार्टी चला रहा है। देखो, यह समझने वाली बात यह भी है कि यह पार्टी वो 1885 की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस आई का ही रूपांतरण है। ऐसे में इसका एक परिवार के इर्द गिर्द घूमना लाजमी है। हालांकि ये बात सही है कि 1998 के बाद भी कांग्रेस ने 2 बार लगातार देश पर शासन चलाया, लेकिन ये शासन भी यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से गठजोड़ से ही संभव हो पाया था। उस पर भी सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जाता था, जिसका कंट्रोल कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ में ही था। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में भी देखें तो कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते दिखाई दे रही है। बीते 2 दशक में नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी 1980 में जन्मी बीजेपी और स्टेट लेवल पर बीजेपी और उसके बाद जन्मे बहुत से राजनीतिक दल कांग्रेस से उसकी जमीन खींच चुके हैं। और इसका कारण अब भी वही है जो लगभग 2.5 दशक पहले था, यानी सक्षम नेतृत्व की कमी और परिवारवाद की राजनीति। यही वजह है कि धीरे धीरे जनता न सिर्फ इस पार्टी से डिटेच होते जा रही है, बल्कि इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अब तो कार्यकर्ता भी एक एक करके इसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पर फिर भी यह बात सोच का विषय है कि इस देश को 6 प्रधानमंत्री देने के बाद भी आज ये पार्टी केवल 3 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम हो पाई है। और हालत तो यह है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज इस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल और अपना नेता प्रतिपक्ष तक बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।